everybody. We're going to start with chapter number 1 of class 12th, individual differences in human functioning. हमारा सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है. चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं? वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं. आई टोल्ड यू कि ये सो एंड सो फोर्थ हमारे टॉपिक्स रहेंगे. एट द एंड वी हैव अ माइंड मैप जिससे हम सब कुछ कंसोलिडेट करेंगे. दैट वाज द सेशन फ्लो जो मैंने आपको बता दिया. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो आपका यहाँ पर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात. What is different? How do you say this thing is different than the thing a Y? Let's say कोई living चीज़ है. There is a person X and there is a person Y. उनको आप different कैसे बताओगे? I don't even need to explain this. आपके so on and मतलब multiple answers हो सकते हैं. The person looks like this, the person does this, and so on and so forth. But जब हम psychology में differences की बात करेंगे, then we are talking about how the person functions. कि एक कंडीशन में एक्स ने तो फंक्शन किया ऐसे और वाई ने फंक्शन किया ऐसे. आई टोल्ड यू टुमारो इज एग्जाम. एक्स इज सो स्ट्रेस्ड कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है एंड वाई गॉट द स्ट्रेस, बट स्टिल ही इज यूजिंग इट इन इफेक्टिव मैनर एंड ही इज मेकिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम. तो दोनों के बिहेवियर में, दोनों के एक्शन में जो डिफरेंसेस है, दैट इज व्हाट यू नीड टू स्टडी इन दिस होल चैप्टर. नहीं, वेरी ऑनेस्टली, कि व्हाई डू पीपल बिहेव डिफरेंटली. अब मल्टीपल चीजें आप पढ़ोगे कि हाँ उसकी इंटेलिजेंस इतनी थी शायद, दैट इंटेलिजेंस मेड हिम डू इट, द पर्सन हैड दिस मच क्रिएटिविटी. वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे. फिर आप इस डिफरेंसेस की असेसमेंट भी पढ़ने वाले हो. एंड जब आप इंटेलिजेंस पढ़ने स्टार्ट करो तो इट्स सो इंटरेस्टिंग. आई जस्ट कांट वेट टू टेल यू दैट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. कि ह्यूमन फंक्शनिंग में इंडिविजुअल लेवल पर कौन से डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. वेरिएशंस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला ये आपकी डेफिनेशन. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी जो आपको बुक में से मिल रही है. एंड द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर ऑल्सो. इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिवनेस. डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? डिफरेंस, वेरिएशन, डिस्टिंक्टिवनेस. जो कहना कह दो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिस्टिंक्ट होते हैं, उनमें वेरिएशंस होती हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं. फाउंड एंड वेरिएशंस फाउंड अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स. जिस इंसान से कोई भी, द वे अ पर्सन इज बिहेविंग, द वे अ पर्सन, हिज बिहेवियरल पैटर्न्स और जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब डिफरेंट होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिवनेस होती है, वेरिएशंस होती है जो लोगों के करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स में मिलेंगी. करेक्टरिस्टिक्स मैं कह रही हूँ, कोई इंसान डोमिनेंट है, कोई इंसान सबमिसिव है, या फिर डोमिनेंट और सबमिसिव अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो मैं इन द मोस्ट कॉमन सेंसिकल वे आई एम सेइंग दैट पर्सन इज वेरी विटी माइंडेड एंड दैट पर्सन इज नाइव. अब अगर विटी माइंडेड का मतलब हो गया कि बड़ा चालाक सा इंसान है और वो तो बड़ा नाइव सा सीधा सा इंसान है. आ, तो करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो गए ना. पीपल्स करेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. अब बिहेवियरल पैटर्न्स भी तो डिफरेंट होंगे. करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट और बिहेवियरल पैटर्न नहीं होंगे. अगर मैं कह रही हूँ कोई डोमिनेंट है मतलब आई पुट हिम इन अ ग्रुप, तो वो अपनी बात कह के ही मानेगा. वो उस ग्रुप में घुसते ही लीडर बनने का इनिशिएटिव देगा, वो कोई एक्शन बनने का इनिशिएटिव देगा. वो डोमिनेंट है, शायद वो आपकी बात ना रखने दे, शायद वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सप्रेस कर दे. मैं सबमिसिव हूँ, I will let you speak, या I might not be able to put forth my point of view. तो मेरा करेक्टरिस्टिक ऐसा था, इस वजह से तो बिहेवियरल पैटर्न चेंज हुआ. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस. डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं लोगों के करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न में. करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एवरीथिंग, ऑल द डिफरेंसेस. जो भी आपके करेक्टरिस्टिक्स आप साथ लेके घूम रहे हैं. लेट्स से यूर डोमिनेंट, लेट्स से यूर एंग्री का क्या कहेंगे आप? शॉर्ट टेम्पर्ड, whatever, so on and so forth. आपके different characteristics, आपके different behavioral patterns को ही हम individual differences कहते हैं. Individual differences is nothing but the distinctiveness and variations found among people's characteristics and behavioral patterns. Variations हर इंसान exist in all humans and across all species. देखो, अब इसके बाद जो आप पढ़ोगे आपको याद नहीं करना है, बट ये जो definition होती है, this will help you. मान लेती हूँ कि ऐसे वो डायरेक्ट शायद ना पूछे आपसे व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट इफ यू राइटिंग सम अदर आंसर एंड वहां पर आपने ये डेफिनेशन लिख दी, देन दिस एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर आंसर. आंसर में साइकोलॉजी में आंसर राइटिंग में दिस वेरी कॉमन थिंग दैट चिल्ड्रन डू. वो बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं. वी गेट यू कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया, बट स्टिल दीज कीवर्ड्स, दीज डेफिनेशंस आर व्हाट ग्रैब यू मार्क्स. क्योंकि अगर मैंने आंसर में ये डेफिनेशन देख ली, देन नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम गिविंग यू मार्क्स. उसके बाद वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं हर ह्यूमन में. अब आगे दीज लाइन जो डोंट हैव टू लर्न इट, बट दिस डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी. वेरिएशन एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस एंड अक्रॉस ऑल स्पीशीज एडिंग वैरायटी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर. देखो ये आपको मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं है. थ्रू आउट यू लुकिंग अराउंड यू वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है. हर इंसान में वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, हर स्पीशीज में वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है. देखो सोचो ना,
इफ एवरीथिंग वाज सेम, इफ एवरीबॉडी वाज सेम, अगर रोज सुबह सब 6 बजे उठते और रात को 8 बजे सोते, सब एक ही कंपनी में जाके काम करते, तो वुड द वर्ल्ड लुक ब्यूटीफुल? द वेरिएशंस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, द वेरिएशन इज व्हाट मेक्स अस ब्यूटीफुल ऑनेस्टली. तो एवरी टाइम यू गो इन द मिरर और आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाओ, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, you are different and that's what makes you beautiful. While we're different from one another not only in appearance but also in how our mind functions, of course. सिर्फ appearance में, सिर्फ physical characteristics में हम different नहीं है. जिस तरह से हमारा mind काम कर रहा है, जिस तरह से हमारे behavioral patterns है, जिस तरह से हमारा cognition function कर रहा है, वो भी different है. बहुत सारे psychologists मानते हैं कि जो behavior है that is influenced by personal trait. Now यहाँ से हमारा concept start हो रहा है situationism का. देखो situationism क्या होता है, we're going to do it, हम इसको आगे we're going to do it in the next slides also, but अभी के लिए मैं आपको बता दूँ. मैं कह रही हूँ कि एक्स ने, लेट्स से आई एम सेइंग एक्स इज सबमिसिव, मैं सबमिसिव के लिए यहाँ पे सब लिख देती हूँ, ठीक है. एक्स इज सबमिसिव एंड वाई इज डोमिनेंट. ओके, नहीं 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 नहीं, वील नॉट डू दिस. लेट्स से एक सेकेंड, लेट्स से देयर इज सीमा एंड रीमा, एंड सीमा इज सबमिसिव एंड रीमा इज डोमिनेंट, है ना. क्योंकि एक्स वाई से तो आप भूल जाओगे, एक्स वाई तो बहुत एग्जाम्पल होता है. सीमा एंड रीमा, देयर इज अ ह्यूमन, इमेजिन, ओके सॉरी, देयर इज अ इमेजिन अ पर्सन सीमा एंड अ पर्सन रीमा. नाउ सीमा इज सबमिसिव, रीमा इज डोमिनेंट, है ना. ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब मैं कह रही हूँ मैंने सीमा और रीमा को ना एक टीम में डाला, और इस टीम में सीमा क्या करेगी, तो आपका सिंपल सा होगा कि मैम शायद वो अपनी बात ना रख पाए, वो तो सबमिसिव है. रीमा क्या करेगी, मैम रीमा तो डोमिनेंट है, वो तो ग्रुप में लीडर बन जाएगी, है ना. ये होगा एक साइकोलॉजिस्ट का कहना कि हाँ ये जो ट्रेट्स है ना, इसी के ऊपर आपका बिहेवियर डिपेंड करेगा, आप जिस तरह से बिहेव करोगे ये आपके पर्सनल ट्रेट पे डिपेंड करता है. दूसरे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर इस टीम का ऑलरेडी एक बॉस है तो ये दोनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे. क्लास में चाहे आप एक्सप्रेसिव हो, चाहे आप इंट्रोवर्टेड हो, चाहे आप एक्सट्रोवर्टेड हो, एज सुन एज वो एक बहुत गुस्से वाली टीचर क्लास में आ जाती है ना, सब चुप हो जाता है. मैटर नहीं करता कौन डोमिनेंट है, कौन सबमिसिव है, कौन क्या है, नहीं मैटर करता. बट एज सुन एज दैट टीचर एंटर्स द क्लास में कोई नहीं बोलता. तो यहाँ पर तो पर्सनल ट्रेट फिर मैटर ही नहीं करे. तो दूसरे ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि इन पर्सनल ट्रेट से ज्यादा मैटर करती है आप किस सिचुएशन में हो. This situation will define how you are behaving. This situation will make the difference. Some other hold the view that behaviors are influenced more by situational factors. Situational factor क्या हो, मैंने पहले आपको सिचुएशन दी थी, उसमें जो बॉस की प्रेजेंस है, उस बॉस की प्रेजेंस में चाहे सीमा हो चाहे रीमा हो, वो सबमिसिव है डोमिनेंट है फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं. इस सिचुएशन में वो बॉस आपका सिचुएशनल फैक्टर है. मैंने कहा मैटर नहीं करता किस स्टूडेंट का क्या पर्सनल ट्रेट है, एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास सब सेम हो जाते हैं. तो यहाँ पर क्या, कौन है सिचुएशनल फैक्टर, वो टीचर है. तो द सिचुएशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, while many psychologists believe that our behaviors are influenced by our personal traits, कि हमारी पर्सनल ट्रेट्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है दैट आर influenced by situational factors. The latter view is known as situationism. मैंने आपको आइडिया दे दिया, आई डोंट थिंक मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी. अगली स्लाइड में डू सिचुएशनिज्म, अलग से एक स्पेशल स्लाइड है सिचुएशनिज्म के लिए. आई डू इट बट आई होप कि आपको समझ आ गया कि कंसेप्ट क्या है. अब सिचुएशनिज्म क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट सिचुएशन कौन सी थी कि इसमें उस बॉस की प्रेजेंस या फिर उस टीचर की प्रेजेंस एंड द सर्कमस्टांस, टीचर बहुत गुस्से में आई है क्लास में, शी हैज स्कोल्डेड एवरीबॉडी, अब तो कोई सांस भी ना ले. सिचुएशंस इन विच वन इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर, वो उसकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. अब यहाँ पे यही एग्जाम्पल दे रहा था कि मान लेते हैं कोई इंसान क्या है, एग्रेसिव है. यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. कोई इंसान एग्रेसिव है, वो सबमिसिव मैनर में बिहेव करेगा अगर उसके बॉस की प्रेजेंस हो. आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल ऑलरेडी. कई बार क्या होता है, सिचुएशन फैक्टर्स इतने पावरफुल होते हैं, मतलब वो टीचर इतनी पावरफुल है, उस टीचर की इन्फ्लुएंस इतनी पावरफुल है, उस टीचर की क्लास में एंटर होने का इफेक्ट इतना पावरफुल है कि मैटर ही नहीं करता तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, तुम्हारा कौन सा पर्सनल ट्रेट था. यू जस्ट हैव टू breathe. Sometimes the situational influences are so powerful that individuals with differing personalities, यहाँ पे सब में से वो dominant है ना, differing personalities थे, बस boss की presence में दोनों same behave कर रहे हैं. Traits respond to them in almost the same ways. The situation is perspective view. Now this line is very important. This line deserves to be highlighted. देखो इस line में से ना
आपको कंसेप्ट तो आई होप आपको समझ आ ही गया है, बट इस लाइन में से मेन जो चीज़ थी वो आपका एक तो यह था यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन। आई डोंट नो व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग, आई थिंक मे बी दिस विल वर्क। एक तो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन, और उसके बाद ये रेड से आपको शायद दिखे भी ना, आई शुड हैव चेंज द कलर, बट आई होप आपको समझ आ गया दैट what are the two really important lines in this slide। सबसे पहले तो आपका मैंने बताया फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द बुक कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस है, वेरिएशंस है फाउंड अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। दूसरे में क्या है, द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द व्यू ऑफ द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव, इट व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ आई है तो पता, दिस इज रियली रियली सिंपल, कुछ बड़ी बात नहीं किया उसने, थोड़ी फैंसी वे में कह दिया है। जो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव है, मतलब जो सिचुएशनिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इट इज रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट, वो रिजल्ट है किस चीज का, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स का, उस टीचर की प्रेजेंस का, उस बॉस की प्रेजेंस का रिजल्ट होगा आपका बिहेवियर। इट डज नॉट मैटर आपका पर्सनल ट्रेट क्या है। डिसीजन पर्सपेक्टिव व्यू ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर, कि जो सिचुएशन जो सिचुएशन होती है वो ज्यादा इफेक्ट करती है आपके बिहेवियर को कंपेयर टू योर पर्सनल ट्रेट, and your behavior is product, your behavior इज द रिजल्ट मोर ऑफ दैट सिचुएशनल फैक्टर, वो सिचुएशनल फैक्टर की वजह से ही है जो आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो। मैं इस स्लाइड को समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस होती है, वेरिएशंस होती है लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स में जो आपको देखने को मिलती है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि सिचुएशनिक पर्सपेक्टिव, व्हाट हाउ, अगर डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज सिचुएशनिज्म, तो यू कैन राइट दिस, यहाँ पे आपने जो लाइन पढ़ी थी ये भी आप लिख सकते हो, दैट सम दैट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट आवर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ट्रेट्स। नहीं नहीं सॉरी, ये तो नहीं होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, आर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय सिचुएशनल फैक्टर्स, ये सिचुएशनल फैक्टर्स हमें इफेक्ट करते हैं, बट द कोर लाइन ऑफ सिचुएशनिज्म, डेफिनेशन ऑफ सिचुएशनिज्म विल बी द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब हम सिचुएशनिज्म अलग से स्पेशल स्लाइड में पढ़ेंगे, देयर आई हैव एडेड एडिशनल कंटेंट ऑल्सो, बट देखिए एडिशनल कंटेंट विल बी हेल्पफुल, आप उसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही है वो, बट स्टिल आप जब एनसीईआरटी लिखते हो ना तो इट एड्स इट सेल्फ अ मोर वेटेज। यू नेवर नो कि किस माइंडसेट के साथ कोई टीचर चेक कर रहा है, और द आंसर की में यूजुअली क्या हर बार आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस होती है। तो इफ यू गेट टू द एनसीईआरटी आपको कुछ और खोलने की भी जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हमने कर लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमन फंक्शनिंग में क्या होता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पॉइंट्स रिमेंबर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने कर ली है। वेरिएबिलिटी क्या होता है वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सिचुएशनिज्म का मैंने आपको आइडिया दे दिया, सिचुएशनिज्म हम अलग से एक और स्लाइड में भी करेंगे, बट वेरिएबिलिटी पता है क्या है। वेरिएबिलिटी अगर मैं क्या क्या होगा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पता ही है ऑलरेडी वेरिएबिलिटी क्या है। यू आर पर्सन नेम्ड, लेट्स से योर नेम इज your name is S, and there's another person whose name is M। ओके, तो S और M दो इंसान है। S is dominant, S is expressive, X is extroverted, X is this, no, S is extroverted, dominant, and M is submissive, introverted। तो क्या आप इनको सेम कह दोगे कि S और M तो सेम है मैम? नहीं ना। सीमा और लेट्स से मीना, ओके, सीमा एंड मीना, सीमा को आप क्या कहोगे दैट शी इज एक्सट्रोवर्टेड, मीना इज नॉट, तो ये अलग है। इस अलग होने को ही तो वेरिएबिलिटी कहते हैं, एंड वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। Everybody on this planet is different, and that is how nature has made us, that is how nature has nurtured us। सिर्फ physical characteristics में नहीं, we are different in each and every aspect। अगर अगर मैं मान लेती हूँ कि कोई इंसान है सीमा एंड कोई इंसान है, लेट्स से ऐसे ही मानते हैं सूरज, दोनों ही अगर एक्सट्रोवर्टेड है ना तब भी वो सेम नहीं है, क्योंकि एक्सट्रोवर्टेडनेस में भी कितने, या फिर माने तो दोनों भी अगर डोमिनेंट है तब भी सेम नहीं है। डोमिनेंट की भी डिग्री होती है। एक इंसान डोमिनेंट है, वो क्लास में वो किसी रूम में एंटर कर रहा है और फिर वो वहां पे लीडर बन रहा है, या फिर वो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने दे रहा है। दूसरा इंसान इतना डोमिनेंट है कि उसके रूम में एंटर करने के बाद कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। डिग्री ऑफ डोमिनेंस में डिफरेंस आ गया ना। तो वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, वेरिएबिलिटी इज द डिफरेंसेस। वेरिएबिलिटी क्या होता है हम अभी कर लेते हैं। वेरिएबिलिटी क्या है, इट इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचर ने ही हमें से क्रिएट किया है, एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। वी आर ऑल डिफरेंट, humans are different, animals are different, everybody is different, even the non living things are different, they vary in terms of, देखो physical characteristics तो आपको पता ही है कि हाइट वेट में तो हम डिफरेंट डिफरेंट हैं। दे ऑल्सो, अब मुझे क्या बताना आपको, मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही, तो मुझे बताना कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन
में कैसे डिफरेंट है। फिजिकली तो आपको पता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम हाइट में डिफरेंट है, वेट में डिफरेंट है, स्ट्रेंथ में डिफरेंट है, हेयर कलर, आई कलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वेरी डिफरेंट। बट साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स डायमेंशंस में भी हम डिफरेंट है। कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई डल हो सकता है। नाउ आई एम, दिस इज हाईली controversial line and I don't agree with it. I don't think there's anything like dull. इट्स योर पर्सपेक्टिव फॉर स्टार्टर्स। मुझे कोई कलर डल लग रहा है तो आई थिंक कि उसके आसपास मैंने बहुत ज्यादा ब्राइट चीज रखी है, या फिर आई डोंट वैल्यू द फैक्ट कि इट इज अ डिफरेंट कलर। देयर इज नथिंग लाइक डल बट देयर इज एवरीथिंग लाइक डिफरेंट। देयर इज नथिंग लाइक डल बट देयर इज एवरीथिंग लाइक क्रिएटिव। देयर इज नथिंग लाइक डल। देखो अब मैं फिश को बिठा दूं, मैं किसी और, आई पुट अ फिश एंड I put a fish and a monkey and tell them both कि चलो भाई climb the tree, and I call the fish dull for not doing so, then I am wrong. But चलो NCERT ने लिखा है तो क्या कर सकते हैं। I think it is an NCERT line only. बट आई डोंट एग्री विद दिस लाइन। कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई डोमिनेंट हो सकता है, कोई सबमिसिव, डोमिनेंट सबमिसिव मैंने आपको बता दिया। कोई क्रिएटिव हो सकता है, कोई नॉट सो क्रिएटिव हो सकता है, आउटगोइंग हो सकता है। आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग यू कैन रिलेटेड विद एक्सट्रोवर्टेडनेस आल्सो। आउटगोइंग हो सकता है, कोई विड्रॉन हो सकता है। आउटगोइंग इज अ पर्सन डाइंग टू सोशल इंटरेक्ट, मतलब मैं थक गई हूँ, मुझे घर से बाहर निकलना है, आई हैव टू गो टू अ सोशल गैदरिंग और मुझे बातें करनी है। विड्रॉन इज आई rather stay in my cupboard for the rest of my life. द लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। वेरिएशन की लिस्ट एंडलेस हो सकती है। बहुत सारे ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, वेरिंग डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया कि डोमिनेंस में भी अलग अलग डिग्री हो सकती है, सबमिसिवनेस में भी अलग अलग डिग्री हो सकती है, विड्रॉन में भी अलग अलग डिग्री हो सकती है। सिर्फ वो करेक्टरिस्टिक तो है ही है कि डिफरेंट, समबडी इज विड्रॉन एंड समबडी इज नॉट। बट लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी, दोनों विड्रॉन है, तो विड्रॉन की डिग्री में भी डिफरेंस आ सकता है। In varying degrees in an individual, different traits can exist in varying degrees in an individual, and this was variability. Variability कुछ नहीं होता है, variability is a fact of nature. Variability is differences, distinctiveness जो psychologically, physiologically, एवरी एस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमने सिचुएशंस में ऑलरेडी पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लेते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ट्रेट्स, सम अदर्स होल्ड। देखो सम अदर होल्ड से स्टार्ट होता है हमारी डेफिनेशन ऑफ सिचुएशनिज्म। व्यू की जो हमारा बिहेवियर है इट इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय सिचुएशनल फैक्टर, द लैटर व्यू इज नोन एज सिचुएशनिज्म, व्हिच स्टेट सिचुएशनिज्म क्या कहता है, दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें किसी इंसान को प्लेस किया जाता है, वो उसके इन्फ्लुएंस को, वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग? देखो आपने दो पर्सपेक्टिव देख लिया। सबसे पहले पर्सपेक्टिव कहता है कि what influences your behavior, your personal traits. हमारे सिचुएशनिस्ट भैया कहते हैं that one what influences your behavior, your situation, that circumstance, आप जिस circumstance में हो, आप उस बॉस की प्रेजेंस, उस टीचर की प्रेजेंस, उस circumstance में, let's assume, देखो if you are on a ramp walk, right, you will walk elegantly, so on and so forth. अगर पीछे से there is a tiger running at you, would you still catwalk? No, you won't, right? तो क्या उस circumstance ने आपको इतना नहीं change कर दिया that you are a person, let's assume who would जिसको मतलब हाँ कि आपका situation circumstance चेंज हो गया। तो मल्टीपल मूवीज इसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि वो एक्टर था, he was really rich, now he got poor, तो उसकी situation circumstance चेंज हो गई, तो वो इंसान जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वही चेंज हो गया। A person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in the presence of her or his top boss. किसी top boss की presence में, उसके superior की presence में, उसका चाहे वो aggressive है, चाहे वो submissive है, चाहे वो dominant है, चाहे वो कुछ भी है, सेम बेस से बिहेव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द बॉस। दिस बॉस इज द सिचुएशनल फैक्टर। समटाइम्स सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस वो इतने पावरफुल होते हैं कि इंडिविजुअल्स, इनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, वो भी सेम वे में बिहेव करते हैं। जो सिचुएशंस पर्सपेक्टिव है वो मानता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो हमने तीनों टॉपिक्स कर लिए। हमें करना था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने करना था वेरिएबिलिटी, और हमने करना था सिचुएशंस। हमारा पहला टॉपिक हो गया कंप्लीट पैक डन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं? दिस डिस्क्रिमिनेंट वेरिएशंस किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है? लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में और उनके बिहेवियरल पैटर्न्स में। सिचुएशनिज्म क्या होता है? सिचुएशनिज्म मींस हाउ यू बिहेविंग डिफरेंट, हाउ आर सिचुएशनल फैक्टर्स, किस तरीके से वो सर्कमस्टांस आपको चेंज कर रहा है। वेरिएबिलिटी क्या होगा? वेरिएबिलिटी इज द फैक्ट ऑफ नेचर, वेरिएबिलिटी इज डिफरेंस, डिस्टिंक्टिवनेस जो हमारे साइकोलॉजिकल डायमेंशन में, फिजिकल डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तीनों चीजें हमने कर ली एंड आई होप आपको पढ़ने, यू जस्ट हैव टू गिव अ रीडिंग टू द बुक, आपको याद हो ही जाएगा, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। क्या आपको ये समझ आ गया साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अब आपको समझ आ गया कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ये होते हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल समझ आ गया कि भैया नहीं नहीं सॉरी, आई एम नॉट डन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स येट, नो नो नो, एक सेकेंड सॉरी। हम पहले साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कर देते हैं, वो वैसे हम इसमें करने वाले हैं, इसी टॉपिक में करने वाले हैं। बट असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इस टॉपिक में क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है। नाउ आई गिव यू ओवरव्यू बिफोर दैट आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर एट्रीब्यूट्स।
अब मैं कह रही हूँ कि आई हैव एक्सप्लेन टू यू दिस कंसेप्ट। अब मैं आपको कह रही हूँ कि उसकी असेसमेंट करो। आप असेसमेंट कैसे करोगे? अब इस असेसमेंट से क्या 11th की कुछ याद आ रहा है आपको कि हाँ मैम इंटरव्यू करते थे या फिर हम केस स्टडी करते, सो सो समथिंग? नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, वी डू दिस अगेन। तो इस टॉपिक में अगर मैं आपको डिवाइड करके दूं, हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और उसके बाद आप उसकी असेसमेंट करते कैसे हो। देखो ये टॉपिक में थोड़ा फ्रेगमेंटेड है, एंड आई थिंक एनसीईआरटी में जो ये वाला टॉपिक है उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट है वो साथ होना चाहिए था। बट चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बीच में फिर ये इंटेलिजेंस डाल दी है, कोई बात नहीं। वी नो डू, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे सो दैट इट्स इजियर फॉर यू। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आपको असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद असेसमेंट मेथड साथ में। आप बीच में इंटेलिजेंस स्किप कर दो, उसको बाद में पढ़ लेना, बट उन दोनों को साथ में पढ़ो, बिकॉज इट्स आई मीन दे आर वन और दे आर द सिमिलर टॉपिक्स, वो साथ में ही पढ़ाई जानी चाहिए। बट स्टिल एनसीईआरटी डज इट, वी फॉलो इट। चलो, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर दीज, कहाँ से आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ना हर चीज में है। आप अपने आसपास कुछ उठा लो, कोई इंसान कुछ भी कर रहा है ना, उसमें भी मैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट निकाल के आ सकती हूँ। somebody is shouting very loudly, या I threw or somebody is really happy, somebody is really angry, somebody is so on and so forth। हर बिहेवियर में, हर पैटर्न में, आपकी हर रिएक्शन में, आपकी हर एक्शन में, आपकी हर इमोशन में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके डेफिनेशन क्या है वो हम करने वाले हैं। तो देखो, psychological attributes are involved in similar phenomena like time taken to react to a stimulus। आपका रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, लेट्स आई टेल यू व्हाट इट इज। आई टेक अ रॉक और मैं आपके मुंह पे फेंक के मारती हूँ कि जाओ, मुंह पे फेंक के मारा है मैंने आपकी रॉक, नथिंग सिंपल। मैं विलन पर्सन, आई थ्रो अ रॉक एट योर फेस, नाउ यू डॉज इट। देयर इज अ पर्सन हु कांट डॉज इट, उसके सिर पे लग जाता है। मैंने क्या फेंका आपकी तरफ, मैंने आपकी तरफ स्टिमुलस फेंका, एक्सटर्नल स्टिमुलस। आपको अगर याद हो ना, तो हमने somebody in somewhere in science also we did this, that जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसका फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं, स्टिमुलाई होता है, रिस्पॉन्स देते हैं। एंड देयर वाज दिस प्लांट आल्सो, बट चलो साइंस अगर छोड़ दूं मैं यहाँ पे, दो साइकोलॉजी एंड साइंस आर वेरी मच रिलेटेड। स्टिमुलस क्या हुआ, वो रॉक हुई। अब किसी इंसान का रिएक्शन टाइम इतना अच्छा था दैट उस इंसान ने उसको डॉज कर दिया। दूसरे इंसान का रिएक्शन टाइम इतना बकवास था कि ही गॉट हिट। Now, reaction time, there was a difference in it. वेरिएशन से थोड़ा रिलेट करो, there was a difference in it. तो इवन इन द रिएक्शन टाइम, कि आपका रिएक्शन टाइम क्या है वो भी आपके बारे में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट बता रहा है। दिस इज ऑल्सो योर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। आपकी इंटेलिजेंस क्या है, दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। आपका इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, वैल्यू क्या है, एवरीथिंग। आपकी वैल्यूज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज आ गई, दी ऑल आर योर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट एंड देर मल्टीपल, दे आर इन्वॉल्व इन ऑल द फिनोमिना। रिएक्शन टाइम ऑफ साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो देर आर पीपल हु नीड टाइम टू कॉम्प्रीहेंड अ कंसेप्ट, है ना, कि हाँ मुझे तो, या फिर देर आर पीपल हु आर सो मच इन शॉक कि उनको रिएक्शन देने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो रिएक्शन टाइम भी डिफरेंट होता है। एंड ऑल्सो इन हाईली ग्लोबल कंसेप्ट लाइक हैप्पीनेस। देखो आप छोटे से छोटा कंसेप्ट डालो, छोटे से छोटा पर्सनल कंसेप्ट जैसे, या फिर सिचुएशनल कंसेप्ट डालो रिएक्शन टाइम, या फिर ग्लोबल कंसेप्ट डालो हैप्पीनेस। हर चीज में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। अब जब हर चीज में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना है, मैं कैसे असेसमेंट दूं? मेरे पास देखो, इंटेलिजेंस इज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गया, पर्सनैलिटी हो गया। एंड फन फैक्ट, हम ये सब पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंस, एट्रीब्यूट, पर्सनैलिटी इन दिस चैप्टर ओनली। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो गया, मैंने कहा मेरे पास कोई इंसान आया एंड ही इज लाइक आप मेरे इंटेलिजेंस का मुझे असेसमेंट दो। मैं असेसमेंट कैसे करूंगी, और उससे पहले असेसमेंट होता क्या है, व्हाट इज असेसमेंट, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। असेसमेंट के बारे में टॉपिक क्वेश्चन आ गया, आपने ये लिखनी है, यू आर नॉट राइटिंग इट, देन यू, आई डोंट केयर, यू जस्ट हैव टू राइट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आप गिन भी नहीं सकते कि इतनों को असेस किया जाता है, इतनों को नहीं, सो ऑन सो फॉर्थ, बहुत सारे हैं। ये लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। चलो ना, असेसमेंट की डेफिनेशन, असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट समझना है, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, ही इज फेसिंग रियली, ही इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन हिज एग्जाम्स, उसको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी असेसमेंट क्या करूंगी कि क्या वो इंसान अपनी एंग्जाइटी को संभाल पा रहा है, इज ही एबल टू लुक इनटू हिज एंग्जाइटी, कौन से सब्जेक्ट में उसको एंग्जाइटी सबसे ज्यादा हो रही है, या फिर व्हाट इज हिज पर्सनालिटी टाइप फॉर स्टार्टर, या फिर मैं कहाँ पर चेंज ला सकती हूँ। तो सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए मुझे असेसमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। असेसमेंट क्या होता है, हेयर इज द डेफिनेशन, आई नीड अ हाईलाइटर फॉर दिस बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। असेसमेंट होता क्या है,
असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और उनकी इवैल्यूएशन ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। क्या बोल दिया इन्होंने, मैं बताती हूँ। इन्होंने ना कुछ नहीं बोला, इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली है। इन्होंने कहा है कि असेसमेंट होता है मेजरमेंट। किस चीज का मेजरमेंट कर रहे हो असेसमेंट में? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की। किसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का? इंडिविजुअल का। और फिर क्या करोगे? फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। कैसे इवैल्यूएट करोगे? मल्टीपल मेथड्स यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे मल्टीपल मेथड्स? कुछ हमने सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन रखे हैं, उससे करेंगे। कुछ भी नहीं समझ आना तो नाउ लिसन टू इट। इन क्लास 11th स्टैंडर्ड आपने क्या किया? यू हैव डन मल्टीपल टेस्ट। हम साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में भी करते हो, 12th में तो आप और भी करने वाले हो, रियली इंटरेस्टिंग वन। नाउ आपने 16 वाला वो पर्सनालिटी वाला भी आपको आपने सुना होगा। नाउ लेट्स अज्यूम देयर इज अ टेस्ट, देयर इज अ टेस्ट ऑन एंग्जाइटी, है ना? आपकी एंग्जाइटी को मेजर करने के लिए मैंने कोई टेस्ट बनाया। आई मेड दिस टेस्ट ऑन टू मेजर योर एंग्जाइटी। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में आपको कौन सा मेजर करूंगा? लेट्स गो विद द मोस्ट मोस्ट ग्लोबल एंड सिंपल कंसेप्ट, इंटेलिजेंस। सिंपल तो नहीं कहूंगी, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, इंटेलिजेंस। यू हैव कम टू मी एंड यू सेड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने आपके असेसमेंट की जो भी था, रैपो फॉर्मेशन जो भी है, और फिर मैं आपकी कर रही हूँ टेस्ट इंटेलिजेंस। आई जस्ट राइट INT है। इंटेलिजेंस आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपकी असेसमेंट करूंगी इंटेलिजेंस की। तो मैंने क्या किया? मैं सबसे पहले मेजरमेंट करूंगी। किस चीज की मेजरमेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे? मैंने आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया, तो मैंने मेजर क्या किया? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। इस सिचुएशन में क्या है? इंटेलिजेंस। आपका किया? इंडिविजुअल का किया। मैंने उसको मेजर कर लिया। अब ना सर्टन स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर आपका IQ इस रेंज में आया तो आप ये हो, या आप गिफ्टेड हो, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने आपकी पहले क्या की? मेजरमेंट की, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की मेजरमेंट की, उसके बाद मैंने इवैल्यूएशन की। अब उस इवैल्यूएशन के बाद मैं बहुत सारे मेथड्स यूज कर रही हूँ, बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे तो मैंने टेस्ट ही ले लिया, मैं ऑब्जर्वेशन भी तो कर सकती थी, मैं केस स्टडी भी तो कर सकती थी। तो यूजुअली जब मुझे इंटेलिजेंस देखने होगा तो मैं टेस्ट ही लूंगी, बट देयर मल्टीपल मेथड्स। अगर मैं कोई और एट्रीब्यूट देख रही होती तो आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड, डिफरेंट असेसमेंट मेथड। मैं इसलिए कह रही थी कि इस टॉपिक के बाद आपको वो मेथड्स ऑफ असेसमेंट करना चाहिए। मल्टीपल मेथड्स में ले सकती हूँ, मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, मैं केस स्टडी कर सकती हूँ, मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकती हूँ, बहुत सारे मैं मेथड्स यूज कर सकती हूँ। और हर मेथड में कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड होते हैं कंपैरिजन के। जैसे मैंने अभी इसी टेस्ट में बताया कि अगर आपका इतना IQ आ जाएगा तो आई विल से दैट यू आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। तो मैंने असेसमेंट में क्या किया? मैंने मेजरमेंट किया आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की, उसको इवैल्यूएट किया, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज किए इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन है, उसके बेसिस में मैंने आपको इवैल्यूएशन दी थी किस चीज की? आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की। दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया। असेसमेंट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर इवैल्यूएशन ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। कोई भी जो एट्रीब्यूट है will be said to exist in a person only if, देखो लुक, देयर इज अ पर्सन, आपका नेबर है, ये तो शी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर, बड़ा गुस्सा आता है, या फिर देयर इज अ नेबर हु कम्स टू, कोई आंटी आती है, एक आंटी को बड़ा शौक होता है, ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, वो तो ऐसा है। क्या मैं मान लूँ? क्या उसे असेसमेंट मान लूँ? नहीं मानूंगी। क्यों? बिकॉज साइंटिफिक प्रोसीजर से थोड़ा मेजरमेंट हुई है। somebody comes and somebody looks into you, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, he looks at you and he's like ये बंदा तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो किसी भी एट्रीब्यूट को तभी कहेंगे कि दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सन इफ उसको मेजर किया जा सके साइंटिफिक प्रोसीजर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रही हूँ हरीश डोमिनेंट है, अब मेरे लिए वो डोमिनेंट है, किसी और के लिए वो डोमिनेंट ना हो। किसी कल्चर में डोमिनेंट है, किसी और कल्चर में डोमिनेंट ना हो। तो डोमिनेंस, और देखो वेरी फॉर स्टार्टर्स, if I'm saying Mr. Harish is dominant, तो it's also we're referring to the degree of dominance in Harish. The statement is based on our own assessment of dominance in him. देखो, in the culture I come from, if somebody is shouting very loudly तो हम मान लेते हैं कि वो dominant है। In some other culture, shouting is a common thing। ऐसे ही मतलब होता है ना, मैं अब एग्जांपल दे दूंगी बट कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। We Indians, especially the North Indians, we love to, हमारा टोन ही हाई होता है, राइट? देयर इज द पीपल हु आर रियली सॉफ्ट, हु आर रियली सॉफ्ट टोन, उनकी टोन बड़ी वो होती है, बड़ी प्यार से बोलते हैं। तो अगर मैं उनके सामने जाके इतनी जोर जोर से चिल्लाऊंगी तो दे माइट थिंक ना आई एम डोमिनेंट, दे पहले कि यार बड़े गुस्सा आते हैं इसको, तो बड़ी डोमिनेंट है। बट दैट डजंट मीन आई एम डोमिनेंट, नो। असेसमेंट होगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, साइंटिफिक प्रोसीजर से होगी, तभी आप कह सकते हो ये तो मेरी खुद की असेसमेंट है कि आप डोमिनेंट हो या नहीं हो। उसमें मेरे प्रेजुडिस आ जाएंगे, मेरा कल्चर, एवरीथिंग, मल्टीपल थिंग्स विल अफेक्टेड। आर असेसमेंट मे बी हमारी असेसमेंट फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है? देखो नाउ,
पता है, ओके, आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, बट वी कैन मेक इट इजियर। फॉर्मल असेसमेंट को मैं हमेशा याद रखती हूँ ऐसे, OSO। फॉर्मल असेसमेंट क्या है? OSO है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड। मैं समझा देती हूँ, बट इससे ना याद रखना हमेशा। और पता है आपको भी लग रहा हो कि ऐसे ऐसे थोड़ा होता है मैम, ये थोड़ा होता है, आप ना बस पेंसिल से पेन से जो भी अपनी बुक में ना साइड में लिख दो OSO, हमेशा याद रहेगा। आई गारंटी दिस टू यू कि हमेशा याद रहेगा। फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मली जब हम असेसमेंट, देखो दो टाइप्स ऑफ असेसमेंट आ जाती है। आप जब माइंड मैप करोगे तो वहाँ पे मैंने ये डिवीजन भी कर रखा है, ये असेसमेंट दो टाइप्स की है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमारे पास क्या आ गई सबसे पहले डिवीजन? फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट में क्या कर रही हूँ मैं? ऑर्गेनाइज्ड। मैंने क्या कहा? OSO। देखो राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। OSO ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, ऑर्गेनाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव, राइट? कैसे भी कर लो, ओ तो सेम ही है आपके पास। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मैं ना बिल्कुल आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, आपको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। वैसे ऑब्जेक्टिविटी हमने पहले कर रखा है कि अगर मैं कोई साइंटिस्ट हूँ और आप कहीं और पे, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप कहीं और साइकोलॉजिस्ट हो, और हम सेम पर्सन को कोई टेस्ट करें तो हमारे स्कोर सेम आने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, दैट द स्कोर्स, हमारा जो रिजल्ट है, जो इवैल्यूएशन है, वो सेम आना चाहिए। इफ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट हेयर एंड यू आर अ साइकोलॉजिस्ट समवेयर सो फार अवे, प्रेजुडिस है हमारे हमारे अंदर खुद, वी हैव प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अगर हम किसी और के ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है मतलब वी बोथ मस्ट रीच द सेम कंक्लूजन इफ द पर्सन इज सेम, राइट? नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सी बात मान लो कि भैया ऑब्जेक्टिविटी होता है MCQ। इट इज पार्शली करेक्ट बट हाँ, दिस इज इनफ। ऑब्जेक्टिविटी होता है MCQ, और जब कोई ना सब्जेक्टिव, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी तो आपका पेपर जो होता है सब्जेक्टिव होता है, जब आपको आंसर्स लिखने होते हैं ना बोर्ड्स में तो वो सब्जेक्टिव होता है। अब तो एक्चुअली MCQs भी आने लगे हैं। तो MCQ होता है ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्डाइज इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड जिसमें आपको पेपर सेट किया गया है। ऑर्गेनाइज ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बाद, देयर इज अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्वेश्चंस इटसेल्फ, है ना? आपने टेस्ट किए होंगे, कंडक्ट किए होंगे, कंडक्ट आपके, आप भी सब्जेक्ट बने होंगे किसी के, तो सो यू नो दैट। तो फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइज। और इनफॉर्मल असेसमेंट होता है मैं बैठ के आपको ऑब्जर्व करके चलेगी। वेरीज फ्रॉम केस टू केस डिफरेंट रहेगा। मैंने ऑब्जर्व किया दिस पर्सन सिटिंग इन द पार्क एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस पर्सन इज really, this person really is living a healthy life, he's coming out on the park, he's spending time, he must have a happy life। मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी। किसी और की ऑब्जर्वेशन शायद ये भी हो सकती है दिस पर्सन डज नॉट हैव अ जॉब, विला बैठा है, पार्क में बैठा है, क्या मतलब होता है ये? वैसे पहली बात तो दोनों ही ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजिकल भी नहीं है इन द सेंस। बट अगेन, इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है? केस टू केस डिफरेंसेस आ सकते हैं, आपकी प्रेजुडिस, आपकी स्टेरियोटाइप बीच में आ सकते हैं, और असेसर टू असेसर डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका ओपिनियन तो डिफरेंट होगा ही ना। वेरिएबिलिटी तो एग्जिस्ट करेगी ना, डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा ना। साइकोलॉजिस्ट हो तो क्या हो गया, ह्यूमन तो एट द एंड हो ही ना। देयरफॉर इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जाता है कि वो फॉर्मल असेसमेंट दे किस चीज की? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। देखो डिफरेंट फ्रॉम असेसर टू असेसर, ऑब्जेक्ट ओपन होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होगी? जब आप देखो, सब्जेक्टिव इज व्हेन यू आर गिवन राइटिंग आंसर आपका पेपर, तो वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इज आई एम राइटिंग इन पैराग्राफ अबाउट इट, कि हाँ दिस इज व्हाट आई, मैं इंटरप्रिटेशन निकाल लूँ कि हाँ दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। साइकोलॉजिस्ट उनको ट्रेन किया जाता है कि वो फॉर्मल असेसमेंट ही दे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। एक बार जब असेसमेंट हो जाते हैं तो जो, एक सेकेंड, दिस पेन इज रियली गोइंग अराउंड। जब एक बार असेसमेंट हो जाती है तो असेसमेंट से मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, whatever information I've derived out of it, we use this information prediction करने के लिए कि हरीश फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हरीश के पास चांस होगा किसी टीम को, देखो मैं कह रही हूँ, मैंने उसका टेस्ट लिया और मैंने कहा भैया ये इंसान तो बड़ा डोमिनेंट है, ये है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो अगर मैं इसको किसी टीम में डालूंगी तो अथॉरिटेरियन बन जाएगा। और मतलब इफ ही गेट्स इनटू पॉलिटिक्स ना, इट विल नो मोर बी डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन रूल आ जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। Chance to lead a team will most likely be an authoritarian leader if predicted consequence is not what we want। अब मैंने तो क्या कहा था that this will he will become a dictator, he will, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। और अच्छा, डिक्टेटर पे चलो नहीं जाते हो, तो बहुत बड़ा ही कंसेप्ट हो गया। आई एम टेलिंग दैट दिस पर्सन इज डोमिनेंट एंड व्हेन वी विल पुट हिम इन अ टीम तो ही विल बिकम एन अथॉरिटेरियन लीडर, राइट? अब मैंने उसको टीम में डाला एंड ही इज नॉट एबल टू पुट फोर्थ हिज स्टांस, वो रख ही नहीं पा रहा है, वो अपनी बात ही नहीं कर पा रहा है। तो मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कॉन्सिक्वेंस, वो नहीं था ना। इट्स नॉट व्हाट वी वांट। वी मे वांट टू इंटरवीन, हम चाहते थे कि वो ग्रुप में लीडर बने, वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करे, तो हम इंटरवीन करेंगे और टू इफेक्ट अ चेंज इन हरीश बिहेवियर। तो मैं देख रही हूँ कि उस ग्रुप में कुछ लोग हैं हु आर एसोसिएटेड विद हरीश पास्ट एंड हरीश इज रियली इनसिक्योर अबाउट इट। तो शायद मैं उनको एलिमिनेट कर दूँ, शायद मैं ग्रुप चेंज कर दूँ। द एट्रीब्यूट्स यूज्ड फॉर असेसमेंट डिपेंड करता है। देखो, अब ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के ऐसे नहीं चलो मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एट्रीब्यूट है, चलो मैं असेसमेंट करता हूँ, नहीं नहीं।
हम क्या करेंगे, वी हैव अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होगा, और ऑफ कोर्स यूर साइकोलॉजिस्ट, तो आपके पास वही इंसान आ रहा है हु इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। लेट्स से कोई पर्सन आ रहा है, वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एंटी सोशल हो गया है, तो हम देखेंगे ना कि क्यों वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वी विल लुक इनटू हिज पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, द पर्सन इज इंट्रोवर्टेड, नहीं बात करनी उसको, वो शादियों में नहीं जाता, नहीं जाना भाई उसको, इंट्रोवर्टेड है। एंड इफ दिस इज हिंडरिंग हिज लाइफ, दैट एवरी डे ही डज नॉट इवन वांट टू गो टू हिज जॉब, दिस इज ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट गोइंग टू योर जॉब, तो आपके लिए प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो आपकी उस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में शायद मैं चेंजेस भी लाऊं, शायद कि मैं लाऊंगी ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ कम टू मी एज अ क्लाइंट, एज सब्जेक्ट, as so on and so forth. The attribute chosen for assessment depends upon our purpose. In order to help a weak student, अगर मुझे किसी weak student को help करना है to perform well in examination, we may assess, हाँ कि मैं उसकी intellectual strength को assess करूंगी। देखो मुझे सिंपल सी बात है, you come to me and you tell me मैम मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, so on and so forth, तो I look into it। अच्छा, this person is really good in maths, this person is really good in psychology because I am teaching him, but this person is not really good in this subject, इस subject में वो अच्छा नहीं है। तो आई लुक्ड इनटू कि आपकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, मैंने देख लिया कि आपकी वीकनेस क्या है, तो उस तरीके से मैंने आपको टाइम टेबल दिया दैट यू हैव टू गिव दिस मच टाइम, यू हैव टू अलोकेट दिस मच टाइम टू दिस सब्जेक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको पता है, इतना आपको समझ आ रहा है यहाँ से। इफ अगर कोई इंसान फेल कर रहा है टू एडजस्ट विद मेंबर्स, मैंने आपको बता दिया कि इफ अ पर्सन इज फेलिंग टू एडजस्ट विद द सोसाइटी, विद द फैमिली, विद द नेबरहुड, तो हम उसकी पर्सनालिटी की असेसमेंट करेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है, द लास्ट लाइन होता है ना, कि लास्ट में वो बात कह दी जो कहनी थी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या यूज करती है, यहाँ पे आपको ना डेफिनेशन मिल रही है, ऑनेस्टली आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट की दो जगह डेफिनेशन मिल रही है। सबसे पहले तो आपको असेसमेंट की मिल रही है कि असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का जो इंडिविजुअल्स के हैं, हम उनको इवेल्युएशन देंगे, मल्टीपल मेथड्स यूज करेंगे इन सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर, मैंने किसकी बात की थी यहाँ पे, ओएसओ की बात की थी ना, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइज। तो हम सिस्टमैटिकली टेस्टिंग प्रोसीजर्स कर रहे हैं आपकी एबिलिटीज को, आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनल क्वालिटीज को इवेल्युएट करने के लिए। इस स्लाइड में से व्हाट यू कैन नॉट लीव एट ऑल, देखो बाकी सब तो इसमें कुछ है नहीं वैसे याद करने वाला, एक तो आपकी असेसमेंट की डेफिनेशन, और एक आप ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते मतलब नहीं छोड़ सकते। ये दो चीजें आर कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद, एंड अदर कैन बी। कॉम्प्रोमाइज कर, आपको समझ आ गया तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, एग्जांपल्स चलो आप बना ही देते हो। These two definitions are so important, I cannot stress। मतलब मैं बता नहीं सकती कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ इफ यू नीड अ ब्रेक तो आप वीडियो पॉज करके ब्रेक भी ले सकते हो, बिकॉज आई थिंक कि हमने ऐसे खासे टॉपिक्स कर लिए, बट वील कंटिन्यू विद इट, बिकॉज मुझे इसमें डोमेन्स और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी कराने हैं, और उसके बाद मुझे आपके असेसमेंट मेथड्स भी कराने हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी प्लेलिस्ट में, एंड द सेशन फ्लो हमारा स्टार्ट होगा इंटेलिजेंस से। तो यू टू डू दिस, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो फॉर अ ब्रेक, ऑफ कोर्स यू कैन, वो तो मुझे चलो बताने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स टू रिमेंबर, देखो इसमें है टू रिमेंबर कि उसमें बहुत सारी चीजें थी, आपको याद क्या क्या रखना है, दैट इज आई हैव समराइज्ड इट इन द इंटरव्यू, बट आई थिंक मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक आउट, बट स्टिल बता देता है। असेसमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट कर रहे हो, आप किस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हो, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की मेजरमेंट कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इट इज। उसके बाद किसी भी एट्रीब्यूट को कहा जाएगा कि वो किसी, ओह माय गॉड दिस पेन, विल बी सेड टू एग्जिस्ट इन अ पर्सन। सिर्फ देखो ये लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट अगेन दिस इज लाइक सो बेसिक। ओनली फिट, सिर्फ अगर आप उसको साइंटिफिक प्रोसीजर से मेजर कर पा रहे हो, तभी हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है। इनफॉर्मली या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट भी नहीं कह सकते, चलो इनफॉर्मल असेसमेंट से भी आप कुछ ना कुछ तो ड्राइव कर ही लेते हो। विदाउट साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, विदाउट साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज, जस्ट गिविंग एन असेसमेंट डज नॉट मेक सेंस। और असेसमेंट, हमारी असेसमेंट क्या हो सकती है, फॉर्मल